हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम 2018 के यूपी टेट एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस पेपर आपको ऑलरेडी करा दिए हैं जो कि आपको आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। आज हम 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे। वेयर इज़ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी? तो ये जो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है वो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट इज द रिलेशन विच स्किनर हैज़ विद रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैज़ विद कैट्स, सेम रिलेशन कॉलर वाज विद। जिस तरह से स्किनर का संबंध रैट्स से था, थॉर्नडाइक का संबंध कैट्स से था, उसी तरह से कॉलर का जो रिलेशन था वो चिंपैंजी थे था। ये रिलेशनशिप से मतलब है कि स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो रैट पे किया था और थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो कैट के ऊपर किया था। कॉलर ने अपने प्रयोग में, अपनी रिसर्च में चिंपैंजी को लिया था। लर्निंग प्लेटू इज, अधिगम में पठार क्या है? अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, डिफेक्ट्स इन इज लर्निंग, सेंसेशन ऑफ लर्निंग, ऑब्स्ट्रक्शंस इन लर्निंग। जो प्लेटू जो होता है अधिगम में, यानी पठार जो आता है वो अधिगम में एक क्या है, एक अवरोध पैदा हो जाता है। जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो लर्निंग के बीच बीच में जो अवरोध पैदा हो जाता है उसे हम प्लेटू कहते हैं। तो अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग। नेक्स्ट इज द राइटर ऑफ द बुक, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो राइटर हैं वो स्किनर हैं, हल हैं, पावलव हैं या थॉर्नडाइक हैं। जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बुक लिखी थी वो स्किनर ने लिखी थी। नेक्स्ट इज वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के एक अच्छे व्यवहार के लिए क्या ज़रूरी है? प्राइज़, उसको प्राइज़ दिया जाए, पनिशमेंट, उसको पनिश किया जाए, रिवॉर्ड, उसको इनाम दिया जाए, या फिर प्रेजेंट ऑफ राइट बिहेवियर, उनके सामने एक अच्छा व्यवहार का प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो सबसे अच्छा जो तरीका है उनके सामने एक सही व्यवहार को प्रस्तुत किया जाए जिससे कि वो उसको क्योंकि बच्चे ज़्यादातर व्यवहार को इमिटेट करते हैं, तो इमिटेट करके बच्चा अच्छे से व्यवहार सीख पाएगा। तो इस तरह से सही व्यवहार बच्चों में लाने के लिए हम अच्छा व्यवहार उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हु हैड प्रपोज्ड द गोल ग्रांटेड कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो समस्या समाधान में लक्ष्यप्रदता के संपर्तक को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने किया था, कैंडलर ने किया था, कॉलर ने किया था, ब्रिज ने किया था। तो जो ये किया था वो हल ने किया था। नेक्स्ट इज हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। जो माइक्रो टीचिंग है उससे कौन संबंधित नहीं है? बूस, डेविड हॉरूम, D.W. एलन या फिर अचीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो डेविड हम है। जो डेविड हम है वो माइक्रो टीचिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग के 3 लेवल दिए हैं जिसमें मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये तीनों लेवल टीचिंग के हैं, लेकिन जो डिस्टेंस लेवल है ये टीचिंग का लेवल नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी इन क्लासरूम टीचिंग। डेमोक्रेटिक जो क्लासरूम होती है उसमें टीचर और बच्चा जो है सेंटर में रखा जाता है, यानी बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसे डेमोक्रेटिक क्लास कहा जाता है। जिसमें टीचर कम एक्टिव रहता है लेकिन टीचर उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो लेक्चर क्या है? टीचर लेक्चर देता है, ये एक डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक मेथड है टीचिंग का। प्रोजेक्ट, ये ऑटोक्रेटिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक, जिसमें बच्चा खोज करके सीखता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें बच्चा अपने नए नए विचारों को देता है एक प्रॉब्लम पे। जो लेक्चर मेथड है वो एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है, वही पूछा है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। इट हैंस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में वृद्धि करती है। इट इज़ द शिफ्ट इन सर्वाइव्स फ्रॉम द केयर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड टू द देयर एजुकेशन इन द पर्सनल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉट द अचीव्ड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। लास्ट इज इट इज सिक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इट इनहेंस लर्निंग ओनली द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। तो ये समावेशी शिक्षा का की विशेषता नहीं है कि ये सिर्फ स्पेशल नीड वाले बच्चों को ही सिखाती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लेडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस सिस्टम। निम्न में से कौन फ्लेडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? स्टूडेंट टॉक, यानी कि छात्र कथन, छात्र बात कर रहे हैं। गार्डियन टॉक, यानी कि उसके अभिभावक कथन।
टीचर टॉक, शिक्षक का धन, या फिर साइलेंस। तो जो फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण में जो संबंधित नहीं था वो साइलेंस नहीं है, बाकी सब उसकी से संबंधित है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज, यानी कि मीनिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है। मोर्फन, सिलेबल, फोनेम या बर्ड्स। तो जो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है अर्थ की, उसे मॉर्फम कहते हैं। मॉर्फम मतलब रूपग्राम, ये स्पीच की सबसे छोटी यूनिट है। वी लर्न बाय डूइंग, हम करके सीखते हैं। ये बात किसने कही थी? योकम ने कही थी, सिम्पसन ने कहा था, डॉक्टर मैस ने कहा था, या जॉन डुवी ने कहा था? तो ये जो बात कही थी ये सिम्पसन ने कहा था। सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का लेवल कौन सा नहीं है? तो आप देख रहे होंगे पिछले प्रैक्टिस पेपर से मैंने 5 प्रैक्टिस पेपर करा दिए हैं, उनमें से और इस पेपर में भी जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल और डिस्क्रिप्टिव लेवल। जो डिस्क्रिप्टिव लेवल है वो टीचिंग का लेवल नहीं है, बाकी तीनों मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये तीनों लेवल टीचिंग के लेवल है। नेक्स्ट इज द मेन ऑपरेशन इन इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिय होती है। डायग्नोस, परसेप्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो ये इसके सारे सही होंगे कि द मेन ऑपरेशन इन इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, जो इंटरेक्टिव स्टेज होती है टीचिंग की उसमें ये सारे ही होते हैं। डायग्नोस भी करते हैं, परसेप्शन आता है, एक्शन और रिएक्शन, ये सारे ही एक रिएक्टिव टीचिंग में आते हैं। अ चाइल्ड स्टार्ट्स फियरिंग आफ्टर सीइंग अ ब्लैक काउ, ब्लैक डॉग एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इंक्लूड्स, यानी कि बच्चा है जो कि काली गाय, काला कुत्ता, काली चीज़ों को देखकर डरता है। इस प्रकार का अनुबंधन से हम किस प्रकार कहेंगे, ये किस प्रकार की कंडीशनिंग है? रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन है, नन ऑफ अबव है। तो इस प्रकार का जो कंडीशनिंग है वो स्टिमुलस जनरेशन कंडीशनिंग है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शुड नॉट बी केप्ड इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किस चीज़ों का ध्यान नहीं, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन यानी व्यक्तिगत भेद, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन पे तो देना ही चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभिभावक की पृष्ठभूमि, पेरेंटल बैकग्राउंड, मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट, विषय की विशिष्ट प्रकृति के बारे में, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के बारे में, या फिर पेरेंटल बैकग्राउंड। तो बच्चे की शिक्षण विधि में हमें पेरेंटल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है। हमें इंडिविजुअल, मेंटल लेवल और स्पेसिफिक नेचर का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, एक बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? एक्सट्रीम ग्रेजियसनेस, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, परसेप्शन इन ग्रोथ एंड गेम्स। तो जिज्ञासा की कमी ये चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसी चाइल्डहुड में बच्चा क्यूरियस ज़्यादा रहता है। इसमें कहा है लेक ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा की कमी, तो नेगेटिव वर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस से कौन रिलेटेड नहीं है? इंक्यूबेशन, मोटिवेशन, प्रिपरेशन या इल्यूमिनेशन। जो अभिप्रेरणा संरचनात्मक प्रक्रिया से जो संबंधित नहीं है वो मोटिवेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट की पहली स्टेज क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बच्चे का क्या डेवलप होता है और सबसे पहले वो क्या ग्रोथ करता है और क्या डेवलप होता है उसका? सोशल होता है, मोरल होता है या मेंटल होता है, फिजिकल होता है? सबसे पहला फिजिकली डेवलप करता है बच्चा। लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म, सॉरी, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, संशोधन है, प्रसार है। तो ये मॉडिफिकेशन है। सीखना क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट इज अ स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर,
स्किनर का जो बॉक्स था वो किस लिए यूज़ हुआ था? वर्बल लर्निंग के लिए, ऑपरेट कंडीशनिंग के लिए, मोटर लर्निंग के लिए, इंसिडेंटल लर्निंग के लिए। जो ऑपरेट कंडीशनिंग थी उसके लिए स्किनर ने बॉक्स का यूज़ किया था। भाटिया बैटरी टेस्ट में कितने प्रकार के इंटेलिजेंस में कितने प्रकार के सब टेस्ट थे? तो 5 प्रकार के सब टेस्ट थे भाटिया बैटरी टेस्ट में। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द किंडरगार्टन मेथड? जो किंडरगार्टन मेथड का जो फाउंडर थे वो फ्रोवेल थे। प्रो फाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग, प्रो फाउंडर कौन थे कलेक्टिव काउंसलिंग के? थॉर्न थे। नेक्स्ट, द मॉडिफिकेशन अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज to punish the student, to avoid it, to inform it parents, to find out the causes and undesirable behavior and suggest remedies। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक बच्चा अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है आपकी क्लास में तो आप एज ए टीचर क्या करोगे? तो आपको उसके कारणों का पता करना चाहिए कि बच्चे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया है और उसको रिमेडी करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद, डिसलेक्सिया इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि बच्चे के पठन पाठन के समय जो उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, आप उसको जाके देख सकते हो। डिसलेक्सिया क्या है? प्रॉब्लम इन रीडिंग, पढ़ने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग, प्रॉब्लम इन राइटिंग, लैंग्वेज डिसऑर्डर। जो डिसलेक्सिया है प्रॉब्लम इन रीडिंग है, जो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग इसे कैलकुलिया कहा जाता है। प्रॉब्लम इन राइटिंग इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, जब बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर को अफेजिया कहा जाता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, ब्रेल मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज अ एजुकेशनल प्रोविज़न। यानी ब्रेल मेथड जो कि जो बच्चे आँख से कम देख पाते हैं या अंधे होते हैं उनके लिए हम ब्रेल मेथड यूज करते हैं, और टेप रिकॉर्डर जिससे बच्चा सुन सके। तो ये किस प्रकार के एजुकेशनल प्रोविज़न किस बच्चे के लिए यूज किए जाते हैं? विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चा देख नहीं सकता, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो बच्चे की अस्थि बाधित बच्चा है, या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा सुन नहीं सकता, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है। तो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेल मेथड और टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ करते हैं, जिससे बच्चा देख नहीं सकता लेकिन बच्चा छू के और टच करके, ब्रेल में क्या होता है कि अक्षर उभरे हुए होते हैं जिससे बच्चा टच करके और उसको फील करके पढ़ सकता है। नेक्स्ट इज CWSN स्टैंड्स फॉर, जो CWS है वो किसके लिए यूज किया गया है? चाइल्ड्स विद स्ट्रॉन्ग नीड्स, चाइल्ड विद सिंगल नीड, चाइल्ड विद स्पेशल नीड एंड क्रिएचर विद सॉफ्ट नीड्स। जो CWSN जो यूज किया गया है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है? इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल ग्रोथ और कम्युनिकेशन। जो काउंसलिंग का जो एलिमेंट नहीं है वो प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है, बाकी इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन ये एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो कि हमें आज यूपी टेट एग्जाम 2018 में आए हुए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।